अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान उस्मान नोमान। हबीब साहब प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए आज का दिन इस लिहाज से अहम है कि मखसूस नशिस्तों से मुतालिक उसके मौक़िफ़ को सुप्रीम कोर्ट ने भी तस्लीम कर लिया है। अदालत उज़्मा ने इस हवाले से पेशावर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन के फैसलों को मुअत्तल कर दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त की समाअत की तो वफाकी हुकूमत ने बेंच पर एतराज़ करते हुए लार्जर बेंच बनाने की इस्तदा की, जिसे अदालत ने यह कहकर मुस्तरद कर दिया कि यह केस आर्टिकल 184(3) के तहत नहीं बल्कि आर्टिकल 185 के तहत अपील में सुन रहे हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि आइन की स्कीम यह है कि पब्लिक मैंडेट का एहतराम किया जाए, हमें इस मैंडेट की हिफाजत करनी है। ये कैसे मुमकिन है कि किसी का मैंडेट किसी और को दे दिया जाए? सवाल यह है कि क्या बांटी गई नशिस्तें दोबारा बांटी जा सकती हैं? दूसरा यह कि मखसूस नशिस्तें इसलिए बांटी गईं कि हाउस पूरा हो, इसमें कहाँ गलती है? बेंच के सरबराह ने कहा कि मखसूस नशिस्तों की तकसीम का आइनी उसूल क्या एक तकनीकी उसूल से ख़त्म हो सकता है? अगर एक सियासी जमात ने मखसूस नशिस्तों के लिए फहरिस्त जमा नहीं कराई तो क्या आइन नज़रअंदाज हो सकता है? एक तरफ पार्लिमानी निज़ाम जमहूरियत है, दूसरी तरफ प्रोपोर्शनल नुमाइंदगी। जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए, पहली बार ऐसा हुआ कि एक बड़ी सियासी जमात को इंतखाबी निशान से महरूम कर दिया गया। कानून में कहाँ लिखा है कि इंतखाबी निशान न मिलने पर कोई सियासी जमात इलेक्शन नहीं लड़ सकती? अगर कोई जमात किसी वजह से इंतखाबी निशान नहीं ले सकी तो क्या उसके वोटर्स नुमाइंदगी के हक से महरूम हो जाएं? जो काम डायरेक्ट नहीं किया जा सकता वो इनडायरेक्ट भी नहीं हो सकता। एक सियासी जमात के मैंडेट को इनडायरेक्ट तरीके से नज़रअंदाज करना क्या दुरुस्त है? जस्टिस अतर मिनल्ला ने मजीद कहा कि एक बात तय है, जिस जमात की जितनी नुमाइंदगी है उतनी ही मखसूस नशिस्तें मिलेंगी। इस पर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील सलमान अकरम राजा ने कहा वो यही सवाल लेकर इंतखाबात से कबल अदालत गए थे। अदालत ने लार्जर बेंच बनाने का मामला जजेस कमेटी को भेजते हुए समाअत 3 जून तक मुलतवी कर दी। आज की अदालती कार्रवाई के बाद तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली खान ने मीडिया से गुफ्तगू में जहां मखसूस नशिस्तों से मुतालिक अपने मौक़िफ़ का इयादा किया, वहीं मुक़द्दमात भी इसी तरह सुनने की ख्वाहिश का इजहार किया। ये 80 सीटें जिस पे सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का हक था ये उनकी थी। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी मौक़िफ़ की तायीद है। जो ये 78 सीटों पे आए हुए मेंबरान हैं, चाहे वो प्रोविंशियल असम्बली में चाहे वो नेशनल असम्बली में, वो किसी वोट देने का किसी तरह हकदार नहीं है। हुकूमत आईन में तरमीम करने जा रही, वो अपनी 2/3 मेजॉरिटी इन सीटों के बिना पे दिखा रही। अल्हम्दुलिल्लाह उसका सदबाब हो गया। हम उनसे दरख्वास्त करते हैं कि बाकी भी केसेस ऐसे उठाए। अवाम की बुनियादी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है। सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले के बाद क्या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को उनका आईनी हक मिलने की राह हमवार हो गई है और क्या मौजूदा हुकूमती बंदोबस्त में किसी किस्म की तब्दीली का भी इम्कान है? इसी पर हम बात करेंगे। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं पिलडाट के सरबराह अहमद बिलाल महबूब साहब। आज जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है और समाअत के लिए मंजूर किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त को, आप क्या समझते हैं इसके फौरी तौर पर क्या असरात होंगे? शुक्रिया। फौरी तौर पे तो एक असर वही होगा जिसका जिक्र गौहर अली खान है कि एक आईनी तरमीम जो कि अभी आया ही चाहती कौमी असम्बली और सेनेट में, इसलिए कि कौमी असम्बली में इस वक्त हुकूमती इत्तेहाद की 2/3 नशिस्तें, तो अब वो प्रोग्राम तो कुछ अरसे के लिए कम अज कम मंसूब है। और अगर फैसला यही रहा जो सस्पेंशन के जरिए नजर आ रहा है तो शायद वो कभी भी ना हो सके। तो अहमद बिलाल महबूब साहब, एक और मसला इससे जुड़ा हुआ है कि कुछ ऐसे काम हैं जो ऐसी नशिस्तों के जरिए अंजाम दिए गए हैं जो जिनके बारे में अब गुमान ये है या इम्कान ये है कि शायद वो वापस हो जाए। उनमें से एक है सेनेट का इंतखाब और फिर उससे पहले सदर का इंतखाब। तो क्या इन इंतखाबात पर भी असर पड़ेगा? ये वो ट्रिकी सी चीज़ें हैं जिनके बारे में अदालत को फैसला करना होगा, क्योंकि उससे फिर सवाल ये बहुत से और भी पैदा हो जाएंगे कि वो जो मुंतखब हो के सेनेट ने कुछ फैसले किए हों, कोई कानून पास किया हो, क्या वो भी फिर इनवैलिड हो जाएगा? और क्या सदर साहब, सदर मोहतरम जो मुंतखब हुए हैं वो भी इनवैलिड हो जाएंगे? कि असूली तौर पे अगर इंतखाब ही गलत है
और उसका जो इलेक्टोरल कॉलेज है वो गलत है, तो फिर जाहिर है कि उसके नतीजे में जो भी चीज़ें मुंतखब हुई हैं वो भी गलत होंगी। लेकिन ऐसा माजी में हुआ है कि अदालतों ने अगरचे बुनियादी असूल को तो अडॉप्ट है, लेकिन उसके नतीजे में होने वाले फैसलों को कायम रखा है। तो ये अब अदालत के अंदर देखने वाली बात होगी कि फाइनली वो क्या कायम रखते हैं और क्या मनसूख करते हैं। अच्छा बिलाल साहब, अब बात ये हो रही है कि 5 जज इस फैसले को सुने या इससे ज़्यादा सुने, तो आज की समाअत के बाद जब अगली समाअत होती है और उसमें जजेस की तादाद में इजाफा हो सकता है, तो ऐसी जो आज की समाअत के बाद सूरत हाल नज़र आ रही है, क्या जजेस की तादाद में इजाफे के बाद भी सूरत हाल यही रहेगी या बदल जाएगी, या हमें जजेस को देखना पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल जजेस को भी देखना पड़ेगा, क्योंकि बाज़ चीज़ों के बारे में जिस तरह कहते थे ना, हिस्ट्री डिपेंड्स ऑन हू राइट, तो इस तरह इंसाफ भी ऐसा ही होता है कि कौन कर रहा है, और ये बातें ही दुनिया भर में ऐसे ही होता है। अमेरिका में भी यही ऐसे गैस वर्क किया जाता है। गुजारिश ये है कि ये मेरे ख्याल में तो ये ऐसा केस है जो कि फुल कोर्ट चाहिए। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इससे मुंसलिक ये बात कि एक बहुत अहम तब्दीली 2/3 मेजॉरिटी के साथ आइन करने जा रहे थे, जिसका असर बराह रास्त जजों पे पड़ने वाला था। जजों की सीनियर चीफ जस्टिस बनने या ना बनने का ताल्लुक होना था। तो इसलिए मेरे ख्याल में जितने ज्यादा को सुन लें, ताकि बायस का एलिमेंट अगर किसी के जहन में भी है तो वो कम से, लेकिन एक तो ये है कि इसको फुल कोर्ट सुन ले, और दूसरी मेरे गुजारिश है बहुत जल्दी इसका फैसला कर देना चाहिए। जी अच्छा, अहमद बिलाल साहब, आप कह रहे हैं कि फुल कोर्ट इसकी समाअत करे, तो चीफ जस्टिस साहब ने तो इस अहम समाअत से खुद को अलग कर लिया। जी, फुल कोर्ट का मतलब तो यही है कि जो लोग अपने आप को खुद अलग करना चाहें वो बेशक कर लें। अच्छा। लेकिन उसके अलावा जो अवेलेबल जजेस जितने भी हों वो इस पे बैठ के सुन लें, तो फिर भी फुल कोर्ट होगी। अगर चीफ जस्टिस साहब अपने आप को अलहदा कर लेंगे तो बाकी अवेलेबल जजेस सुन लें जितने भी हो सकते हैं, तो उतना ही बेहतर है। वैसे बिलाल साहब, चीफ जस्टिस का खुद को अलग रखना इस केस से, क्या आपको नहीं लगता कि काफ़ी मुनासिब अमल है? क्योंकि उनके ऊपर ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो कई बार एतराज़ात कर चुकी है, और ये सेंसिटिव नेचर का केस है, और इससे दूर रहना उनके लिए ज़्यादा शायद मुनासिब तर्ज अमल नहीं होगा। देखिए, उनके तो बहुत सी चीज़ों के ऊपर एतराज़ किया, इसका मतलब तो ये है कि वो अमली तौर पर फिर अपने आप को मुअत्तल कर लें, तो ये भी तो मुनासिब नहीं है। और पीटीआई का भी जो लेकिन ये केस ऐसा है ना बिलाल साहब, जिसमें बराह रास्त सियासी फायदा और नुकसान है, यानी जिस तरह बल्ले के निशान का केस था। जी बिल्कुल दुरुस्त है, ऐसे बहुत से केसेस मुस्तकबिल में भी आ सकते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि एक चीफ जस्टिस साहब जो है, जिस तरह से पिछले एक चीफ जस्टिस ने इनको अलहदा कर दिया था कि आप वजीर आजम से मुताल्लिक कोई केस ना सुने जी, वो मेरे ख्याल में वो भी गैर मुनासिब बात थी। ये तो मामला एक असूली तौर पे बात तय है कि ये मामला जज के अपने ज़मीर पे छोड़ा जाता है। अगर वो अगले केसेस में भी महसूस करते हैं कि वो इस मामले से अलग रहना चाहिए तो बेशक रहें, लेकिन एक चीफ जस्टिस होते हुए उनके लिए ये बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि वो उस कमेटी के भी मेंबर हैं जो बेंचेस बनाती है, तो फिर उनके लिए होना किस तरह मुमकिन होगा। लेकिन उसमें जाहिर है अब वो अक्सरियत में नहीं है ना, दो दूसरे जज भी हैं। जी हाँ दुरुस्त है, लेकिन उनका बहरहाल वोट तो है जी। तो ये मेरे ख्याल उनके अपने ज़मीर पे है, ये भी उन्होंने खुद फैसला किया है, मेरा तो ख्याल है। तो अगर उनका अपना फैसला मुस्तकबिल में भी वो समझते हैं तो ठीक है, अलहदा रहें, और अगर वो नहीं समझते तो बिल्कुल वो इस पे शामिल हो। अच्छा, आज की समाअत के बाद आपको क्या लग रहा है, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को उनका आईनी हक मिल सकेगा? इस बात की उम्मीद पैदा हुई है। हकीकत तो यह है कि मैं ये समझता हूँ कि पीटीआई ने भी अपना केस खराब करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अच्छा। वो खुद अगर अपनी पार्लिमानी पार्टी के तौर पे इस बात को एजिटेट करते और कहते कि हमें हमारी सीटें दी जाए बतौर पीटीआई के, और सब लोग पीटीआई की पार्लिमानी पार्टी में शामिल हो, तो उन्होंने तो अपने नॉमिनेशन फॉर्म भी जमा कराए हुए थे और प्रियार जमा कराई हुई थी, तो मेरे ख्याल में उनका केस ज्यादा मजबूत होता
और अदालत को उनका केस रिजेक्ट करने में ज़रा मुश्किल होती। ये ठीक है उनके पास सिंबल नहीं है, लेकिन रिजर्व सीट्स का सिंबल से क्या ताल्लुक है? ये तो रूल में ऐसी एक ऐसी चीज़ लिखी हुई है जो बिल्कुल जिसकी कोई मंतक नहीं है, तो उसको चैलेंज करना चाहिए था। लेकिन बहरहाल अब उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में भी शामिल हो गए हैं, तो मेरे ख्याल में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को नशिस्तें मिलनी चाहिए। ये इतनी बड़ी तादाद है और वो अपनी तादाद के हिसाब से अपनी मखसूस नशिस्तें मांग रहे हैं, तो इसको रिजेक्ट किया जा सकता है महज टेक्निकल बुनियादों पे। और मुझे बहुत खुश हुई कि आज अच्छी बात कही कि महज टेक्निकल बुनियादों पे एक असूल को कैसे, और वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल असूल को किस तरह से ठुकराया जा सकता है। वैसे आज मैं आपको भी मुबारकबाद देता हूं और थोड़ा सा खुद भी खुश हूं कि आप और मैं बस दो ही रह गए थे जो ये कह रहे थे कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ही नशिस्तें मिलनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपसे इत्तेफाक करता हूं और मैं समझता हूं कि इंसाफ का तकाजा भी यह है, और ये बल्कि पीटीआई को ही मिलनी चाहिए। मैं तो कहता हूं कि इस केस में अगर ये भी सप्लीमेंट्री चीज डाल लें, क्योंकि ये किस कदर अफसोस की बात है कि एक पार्टी इतनी बड़ी तादाद में जीत के आई हो इत्तलाफ, और अब आप उसे मजबूर कर रहे हो कि कभी वो मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमून में चली जाए और कभी मजलिस वहदत अल मुस्लिमीन में चली जाए और कभी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में चली जाए। ये कहाँ का इंसाफ है? अभी तो अहमद बिलाल महबूब साहब, इलेक्शन कमीशन उनके इंट्रा पार्टी इंतखाबात को लेकर बैठा हुआ है, उस पर इतने सारे एतराज़ात सामने आ रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि उनकी जनरल बॉडी क्यों काम कर रही है, उनकी बॉडीज क्यों काम कर रही हैं, वो तो पार्टी को ही ख़त्म करने का इंदिया दे रहे हैं। जी हाँ, ये सारी बातें हैं, लेकिन अब ये सारी बातें मेरे ख्याल में फाइनली अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान में मल्टीपल इंसाफ के फोरम मौजूद हैं और अदालतें इन केसेस को इस तरह आज़ादी सुन रही हैं, तो ये सिर्फ इलेक्शन कमीशन पे ही तो डिपेंड नहीं करता। अब अदालत में वो भी जाएगा, तो उसको भी मेरे ख्याल सारी चीज़ों को क्लब करके फैसला कर लेना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अहमद बिलाल महबूब साहब, आप प्रोग्राम में मौजूद थे। हबीब साहब, आप इस आज के फैसले को किस तरह से देख रहे हैं, और ख़ास तौर पर अभी आपने चीफ जस्टिस साहब के बारे में बात की और आपने कहा कि अच्छा इकदाम है, आप खुद इस इकदाम को कैसे समझते हैं? मेरे ख्याल में तो बहुत ही मुस्तहसन। अच्छा, उसकी वजह यह है कि चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब की अमानत और दयानत पे किसी को शक नहीं, ना होना चाहिए। वो हमारे मोहतरम इदारे के सबसे बड़े जज हैं और उनकी काबिलियत पे और दयानत पे मुझे तो कुछ शक नहीं। ठीक। लेकिन एट द सेम टाइम देखिए, बात यह है कि एक बात कही जाती है अक्लमंदों की तरफ से, और एक रवायत भी है कि तोहमत की जगहों पे जाने से गुरेज करना चाहिए। ठीक है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के जो माजी में वो कुछ ऐसे हिस्सा रहे हैं जिसमें इमरान खान साहब का या पीटीआई का जब भी केस आया तो उनका तर्ज अमल थोड़ा मुख्तलिफ रहा। मिसाल के तौर पे जिन अभी जस्टिस गुलजार अहमद साहब की बात कर रहे थे कि उन्होंने चीफ जस्टिस होते हुए एक बेंच में खुद शामिल थे जनाब जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा, और उस वक्त तक इनके रेफरेंस का मामला निमट चुका था, तो इन्होंने बेंच में बैठ के कुछ कागजात को अदालती कार्रवाई का हिस्सा बनाना चाहा। अच्छा। जिस पर जस्टिस गुलजार साहब ने फैसले में लिखा कि जनाब आप ये नहीं कर सकते क्योंकि आप तो बेंच में, आप गवाह तो नहीं है, तो आप कैसे ये कर सकते? तो लिहाजा उन्होंने ये लिख दिया कि आपको वजीर आजम से मुतल्लिक, यानी उस वक्त इमरान खान के मुतल्लिक फैसलों से, आप ऐसे फैसले जो उनसे मुतल्लिक हों आपको उनके बेंचेस का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। तो देखिए, इसकी हैसियत एक अदालती हुक्म की शायद हो या ना हो, लेकिन उसके साथ साथ ये कम अज कम जरूर है कि उनके एक सीनियर का बहुत ही अच्छा मशवरा है, साहिब मशवरा है, और इस मशवरे को अगर चीफ जस्टिस साहब मानते हैं तो मेरा ख्याल है कि बहुत ही उम्दा बात है। दूसरी बात यह है कि ये एक ऐसा मामला है जिसमें बराह रास्त एक सियासी मफाद वाबस्ता है। ठीक है ना, एक पॉलिटिकल पार्टी का सियासी मफाद है और दूसरी तरफ हुकूमत का सियासी मफाद है। बिल्कुल। अब सियासी मफाद का एक फायदा अगर हम मान ले तो एक फायदा तो बराह रास्त चीफ जस्टिस साहब को पहुंचने का इम्कान है। अच्छा, वो कैसे? वो ये कि तरमीम हो का जो इस वक्त तरमीम की बात हो रही है, वो सोशल मीडिया पे जोड़ा ही इस चीज से जा रहा है। नहीं जोड़ा नहीं, अब तो खुद वजीर कानून ये कह चुके हैं, राना सनाउल्लाह साहब ये कह चुके हैं, अब तो ये बात खुली जाहिर हो पाए। अब अगर चीफ जस्टिस साहब बजाते खुद किसी एक ऐसी तरमीम के इम्कानी तौर पर बेनिफिशरी है,
जो मौजूदा हुकूमत करे और इनके ओहदे में तोसी कर दे, बिल्कुल, तो आपको तो फिर इसमें बैठने नहीं चाहिए, नहीं बैठना चाहिए, ठीक है ना। तो लिहाजा क्योंकि ये सीधा सीधा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा, तो लिहाजा चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा साहब जो हैं, मुझे तो बिल्कुल तवक्को क्या, मुझे तो यकीन है कि वो इस तरह की किसी बेंच का हिस्सा नहीं बनेंगे जिसमें ऐसा फैसला हो रहा हो जिसमें उनकी अपना फायदा या अपने ओहदे की तोसी। अच्छा हबीब साहब, अगर अब 3 जून को अगली समाअत है और अगर ये केस अपने मंतकी अंजाम तक इस तरह से पहुंचे कि अदालत जिस तरह की आज हमने चीज़ें देखी उसी मामले को आगे लेकर चलते हुए सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को उनकी मखसूस नशिस्तें मिल जाएं, तो कॉम्पोजिशन क्या होगी कौमी असम्बली की, देखिए कॉम्पोजिशन में कोई मेजर फर्क नहीं पड़ेगा, यानी ऐसा नहीं होगा कि कोई हुकूमत गिर जाएगी। अच्छा, ठीक है ना, हुकूमत तो अपनी लेकिन 2/3 तो नहीं रहेगी, 2/3 नहीं रहेगी। हाँ। देखिए आप इसको पाकिस्तान के अवाम की मर्जी को देखिए, ठीक, जो उन्होंने 8 फरवरी 2024 को रिकॉर्ड करवाई। 8 फरवरी 2024 को अवाम ने वोट दिए, ठीक है, और वो वोट फॉर्म 45 पे कुछ है और फॉर्म 47 पे कुछ है, हाँ, ठीक है। फॉर्म 45 पे वो वोट हैं जो लोगों ने दिए, फॉर्म 47 वो हैं जो आरोज ने दिए। अच्छा, अब सवाल यहाँ पे ये उठता है कि चलिए उस मसले को तो अलग रखिए, लेकिन जब लोगों ने वोट दिए हैं किसी पार्टी को, तो आप उसका जो लॉजिकल हिस्सा बनता है उसको मामूली टेक्निकी चूहे निकाल के आप उसको कुतर के दूसरी पार्टियों को दे दें, ये नहीं हो सकता, ठीक है। ये इलेक्शन कमीशन की तफहीम कानून बिल्कुल गलत थी और मैं तो अर्ज करता रहा हूं। इसी तरह मुझे बिल्कुल वो फैसला समझ नहीं आया जो पेशावर हाई कोर्ट ने किया। हाँ। पेशावर हाई कोर्ट के फैसले का इस्तदलाल, हाँ, मैं समझता हूं कि उसको इस्तदलाल कहना भी शायद मुनासिब नहीं है। हाँ। वो हाई कोर्ट का फैसला नहीं लगता, वो किसी सेशन बल्कि किसी सिविल जजों का फैसला लगता है। लेकिन बहरहाल अब वो हमारी हाई कोर्ट है, हमें उसके फैसले का एहतराम है, तो वो उसी एहतराम की वजह से आपने देखा कि इलेक्शन भी हो गए, सब कुछ हो गया। हाँ। लेकिन बात यह है कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन का इस तरह हमने तोड़ मरोड़ के मजाक बनाना। अच्छा, ये जो अभी अहमद बिलाल महबूब साहब बात कर रहे थे कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल भी क्यों, तहरीक इंसाफ एक पार्लिमानी जमात है, उससे ही ये इजाफी नशिस्तें जो हैं क्या ऐसा हो सकता है? हमने तय कर रखा है, अदालत क्या इससे टेकअप कर सकती है? तय कर रखा है कि हमने अपने पाकिस्तान का जहां मजाक उड़ने की कोई ना कोई गुंजाइश निकलती है वहां मजाक जरूर बनवाना। देखिए बात यह है कि अब जब आपने अपने कॉन्स्टिट्यूशन की स्कीम को देखना है तो उसमें तो ये सवाल ही, मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे अब तक ये समझ नहीं आई कि बल्ले का निशान वापस क्यों लिया गया। मैं कानून का एक तालिब इल्म हूं, मुझे बिल्कुल मैं नहीं समझ सका। मैं यकीनन मेरी अक्ल नाकिस है, यकीनन मैं इस्तदलाल की मजबूती को शायद पूरी तरह समझ नहीं पाता, मेरी कॉम्प्रीहेंशन वीक है, लेकिन मैं अक्ले सलीम की रोशनी में भी देखता हूं, जिसे कॉमन सेंस कहते हैं, मैं उसकी रोशनी में भी देखता हूं और मेरी एवरेज कॉमन सेंस कम है, जितनी एवरेज है ना पाकिस्तान में, मैं थोड़ा सा कम। एवरेज तो आप कहते हैं और भी कम। अच्छा, आपकी तो उससे ज्यादा है। मैं अपनी नालायकी के इस एतराफ के बावजूद मैंने लोगों से पता किया है कि आखिर इस फैसले का क्या मतलब है, मुझे तो समझ नहीं आई। अच्छा, लेकिन ठीक है, अब हमारी अदालत का फैसला है तो हमारे सर का। अच्छा हबीब साहब, अब इलेक्शन कमीशन तो ये भी कह रहा है कि तहरीक इंसाफ शायद अब चौथी बार इंट्रा पार्टी इलेक्शंस नहीं करा सकती, क्या कोई ऐसा भी कानून मौजूद है हमारे पास? 3 बार तो करा ली और तीनों बार मुस्तरद हो गए, अब ये तीसरी बार भी काफी एतराजात लगे हुए हैं। देखिए जो इलेक्शन कमीशन का तर्ज अमल है, हाँ, वो कानून से काफी फासले पर और सियासी रवायात से काफी फासले पर। अच्छा, एक तो यह है कि कमीशन ने खुद को अदालत समझना शुरू कर दिया, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आ गया। हाँ, ठीक है, जब कमीशन खुद को अदालत समझना शुरू कर दे तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि फिर कमीशन ने तफ्तीशी अफसर का रोल प्ले करना शुरू कर दिया। कमीशन का काम यह है कि उसके पास जो फैक्ट्स आ रहे हैं और जो सियासी हकायक है उनकी रोशनी में बात करनी है ना, वरना फिर उसका अगर उसने अपनी आंखों पे पट्टी बांधनी है तो फिर तो अदालत है। ठीक है ना? ठीक भाई, कमीशन के जिम्मेदारी है ये कि आपने पॉलिटिकल पार्टीज को देखना है। अब आप जरा बताएं कि क्या अगर कमीशन ये कहे कि जनाब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का जो लीडर है वो इमरान खान नहीं है, वो उस्मा नोमान है, तो क्या दुनिया मान लेगी इसको? आप खुद सोचें।
ठीक है, बिल्कुल। या आप ये कहें कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वोटर हैं उनका वोट हम नवाज शरीफ के हक में कंसीडर करेंगे, क्या ये हकायक के खिलाफ है ना बात? बिल्कुल खिलाफ, ठीक है। अच्छा, अब आप ये फैसले कर क्यों रहे हैं? कमीशन का तो डोमेन ही नहीं। प्रॉब्लम ये आ रहा है कि हमारे चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के कुछ अदालती रिमार्क्स और कुछ फैसले ऐसे हैं जिन्होंने कमीशन को उसके दर्जे से बुलंद कर दिया। देखिए, उन्हें खुली छूट मिल गई है। देखिए, ये जो प्रॉब्लम है ना हमारा, जो प्रॉब्लम वो ये है कि किसी एक चीज को उसकी हकीकत से बड़ा कर दिया जाए तब भी मुसीबत बनती है, और उससे कम कर दिया जाए तब भी मुसीबत बनती है। इलेक्शन कमीशन ना अदालत है, लेकिन वो अदालत का रोल ऑप्ट किया हुआ है। अब बाकायदा वहां बेंच बनता है, ठीक है, वहां पे वकील पेश होते हैं, चलिए पेश हो, लेकिन वो माइनर केसेस के बारे में होते हैं ना भाई। अब वहां पे क्या है कि जो तौहीन अदालत भी हो रही है, अदालत भी होती है हबीब साहब। तो अब आप जरा तसव्वुर करें ना कि हमने अपनी पूरी की पूरी आईनी स्कीम की शक्ल बिगाड़ दी है, जिसमें कम से कम आज का दिन एक का दिन है, लेकिन इसकी बुनियाद पे अभी कोई बड़े मफरूजे कायम नहीं करने चाहिए। ठीक है, 3 जून के बाद ही पता चल सकेगा कि इस मामले में क्या होता है। फैजाबाद धरना अमल दरामद केस की आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई, जो बराह रास्त दिखाई गई। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने 3 रुकनी इंक्वायरी कमीशन की 8 जिल्दों पर मुश्तमिल रिपोर्ट पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि कमीशन को मालूम ही नहीं कि उसने क्या करना है। उसको जो काम दिया गया वो किया नहीं, और जो नहीं दिया गया वो कर दिया है। ये 5वीं क्लास के बच्चों को देने वाली चीज है, अखबार का आर्टिकल लगता है। अदालत की इस बरहमी का मजीद अहवाल जानते हैं सुनो न्यूज़ के नुमाइंदे अदील सरफराज प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करें। अदील, आज तो चीफ जस्टिस साहब बड़े मायूस भी नजर आए कमीशन की रिपोर्ट से, और बरहमी भी जाहिर हो रही थी उनके रिमार्क्स से। क्या कुछ हुआ आज? जी बिल्कुल, आज जो आपने राइटली पॉइंट आउट किया है, ये एक्सपेक्ट भी किया जा रहा था चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब से, क्योंकि जो इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट जो चंद सफ़ात कुछ अर्सा कबल पब्लिक भी हुए और हमने देखे, उनको पढ़ा, जायज़ा लिया, और अंदाज़ा ये हुआ कि जिस तरह की रिपोर्ट शायद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान एक्सपेक्ट कर रहे थे, उस तरह की रिपोर्ट नहीं आई। और जो तमाम तर जिम्मेदारी है उस वक्त की पंजाब हुकूमत पर आयद की गई है। और इस तमाम तर तनाजुर में अगर हम देखें, जो माजी में जस्टिस काजी फायज ईसा साहब का ही एक 2019 का फैसला है, उसमें जिस तरह की बातें की गई थी, उस ये रिपोर्ट बज़ाहिर हमें उसके बरअक्स नजर आती है। और शायद ये एक बुनियादी वजह थी जो आज वो काफी ज्यादा बरम भी हुए। और वो जो लेकिन अदील, था कमीशन का काम तो फैक्ट्स का तयन था ना, फैक्ट्स तो अदालत मुतय्यन नहीं कर सकती ना। बिल्कुल, आपकी बात दुरुस्त है, और कमीशन को यह जिम्मेदारी भी सुप्रीम कोर्ट के ही कहने पर दी गई थी। मगर जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की राय है वो ये समझते हैं कि कमीशन ने महज चंद शख्सियात को बुलाकर उनसे पूछा और उसको अपनी रिपोर्ट में लिखकर हमें दे दिया। खुद से उन्होंने कुछ भी नहीं किया, इंक्वायर नहीं किया, अपने जो एयर कंडीशन कमरे हैं उनसे बाहर नहीं निकले और इसको एनालाइज नहीं किया। जो बातें कही जा रही हैं मुख्तलिफ लोगों की जानिब से, जो दावे किए जा रहे हैं, जो लोग पेश हुए हैं उनके सामने, मुख्तलिफ जो फार्मर आला ओहदेदारान हैं, मुख्तलिफ सीनियर ऑफिसर्स, उनकी जानिब से बयानात तो दे दिए गए हैं, मगर उन बयानात को यकीन कर लिया गया है, उनके ऊपर उन पर ट्रस्ट कर लिया गया है, उनको काउंटर चेक नहीं किया गया और अपने तौर पर कोई तहकीकात बाहर जाकर नहीं की, बस दफ्तर में बैठकर पूरी रिपोर्ट तैयार की है। मैं चंद दिनों से महसूस कर रहा हूं कि जनाब चीफ जस्टिस बहुत सारे ऐसी दस्तावेजात की तरफ इशारा करते हैं जो खुद उनकी तैयार करदा हैं या जिसमें उनकी कहीं ना कहीं शमूलियत रही है। मिसाल के तौर पे आज भी उन्होंने कोयटा कमीशन का जिक्र किया, जिसके जो कमीशन भी वो खुद ही थे, सरबराह खुद थे। जी बिल्कुल, वो यकरुकनी कमीशन बना था और उस पर उन्होंने रिपोर्ट भी दी थी, जिस पर उस वक्त के जो वजीर दाखिला थे चौधरी निसार अली खान, वो भी आपको याद होगा काफी नाराज थे। जी बिल्कुल। उस रिपोर्ट का भी इन्होंने आज जिक्र किया है और कहा है कि असल रिपोर्ट वो होती है जो मैंने उस वक्त तैयार की थी, कोयटा इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट, और इनको एक दफा पढ़ लेनी चाहिए थी। तो ये बात हम पहले भी देख चुके हैं, ऑब्जर्व कर चुके हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो अपने माजी के किए गए कई फैसले हैं या इवन अब जिस रिपोर्ट का वो हवाला दे रहे हैं, वो अक्सर एज रेफरेंस उनको यूज करते हैं। और यही जो फैजाबाद धरना जजमेंट है उसको भी वो एज रेफरेंस आज यूज करते रहे। और 9 मई का जो वाकया है उसके हवाले से उन्होंने कहा कि अगर मेरे उस फैसले पर जो 2019 में दिया था अमल दरामद हो चुका होता तो शायद 9 मई का ये वाकया ना होता। तो ये चीज हमें नजर आई है कि वो अपने ही फैसलों को एज रेफरेंस यूज करते हैं या माजी में जो उन्होंने इकदाम उठाए हैं। दूसरी जानिब जो एक्सपेक्टेशंस
उनकी आज हमें नज़र आ रही थी, जो इस रिपोर्ट से थी और वो पूरी नहीं उतरी। इसकी एक बुनियादी वजह जो हम कमरा अदालत में बैठे सहाफ़ियों ने भी नोट की वो ये थी कि आपने पहले एक फैसला दे दिया, उस फैसले में आपने काफ़ी अहम बातें कही। उस फैसले को जस्टिस अतर मिनल्ला समेत कई फाजिल जजेस साहिबान एक लैंडमार्क जजमेंट कहते हैं, मगर उसी फैसले पर आपने खुद 3 सरकारी अफसरान पर मुश्तमिल एक कमीशन को बिठा दिया और फिर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उस कमीशन की रिपोर्ट जो होगी वो उससे भी बेहतर होगी। तो ये समझ से बालातर है जो इंक्वायरी कमीशन है। और ये भी इसमें ये भी एक पॉइंट है, कमीशन के लोग आज पेश ही नहीं हुए अदालत के सामने। जी, इसमें मुख्तलिफ चीज़ें चल रही हैं। एक तो बताया गया अटॉर्नी जनरल की जानिब से कि कमीशन के सरबराह से बात हुई, उन्होंने कहा कि उनकी तबीयत नासाज है, वो नहीं पेश हो सकते। इसके बैकग्राउंड में भी कुछ चीज़ें हैं। जब ये रिपोर्ट सबसे पहले आपको याद होगा मंजर आम पर आई तो ये खबरें चली कि शायद अटॉर्नी जनरल ऑफिस में जमा हो चुकी है। उस पर मैंने कुछ वर्क किया तो मुझे मालूम हुआ कि ये रिपोर्ट जमा तो करवाई गई थी मगर अटॉर्नी जनरल ऑफिस ने इसको वापस कर दिया था। ये कहकर जराए ये दावा करते हैं, उन्होंने कहा था कि इस रिपोर्ट में कुछ तब्दीलियां की जाएं और वजह ये बताई जा रही थी उस वक्त कि शायद जो मौजूदा वज़ीर आज़म हैं उनके हवाले से सख्त ऑब्जर्वेशंस भी हैं इसमें, और जो चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा साहब की तवक्कुआत के बिल्कुल बरक्स ये रिपोर्ट है, तो शायद वो तब्दील करवाना चाह रहे थे। मगर उस वक्त भी जो कमीशन के सरबराह थे उन्होंने इस रिपोर्ट को तब्दील करने से माजरत कर ली थी और कहा था कि रिपोर्ट ये हतमी रहेगी। और कुछ जराए ये भी दावा करते हैं कि वैसे तो असूलन अटॉर्नी जनरल ऑफिस के जरिए रिपोर्ट जमा होती है, उन्होंने एक कापी वैसे एहतियातन चीफ जस्टिस के चैम्बर में भी पहुंचा दी थी। अच्छा, शायद इसी कश्मकश में इतना वक्त लग गया इस मुकदमे को समाअत के लिए। अच्छा, ये बताइएगा अदील के आज जो बेंच के दीगर अराकीन थे उनकी तरफ से क्या पूछा जाता रहा? वैसे तो माशाल्लाह हमारे चीफ जस्टिस होने की वजह से भी और अपने जाती औसाफ की वजह से भी एक गलबा पा लेते हैं मजलिस पर, हियरिंग पर, और मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है। तो दीगर जजेस क्या कहते रहे? सर, तकरीबन राय सेम ही थी। जस्टिस इरफान सादत हों या जस्टिस नईम अख्तर अफगान, दोनों की रिसेंटली हुई है सुप्रीम कोर्ट में एलिवेशन, और दोनों की राय जो थी वो चीफ जस्टिस से मुमासलत ही रख रही थी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया दिल सरफराज, आप हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे। अबीब साहब, चीफ जस्टिस साहब ने 2019 में जब फैजाबाद धरने का फैसला दिया था तो उन्होंने फैसले में ये बड़ा वाज़ेह तौर पर कहा था कि धरने के पीछे फैज हमीद थे। अब जो रेफरेंस के बारे में भी कहा, जो रिपोर्ट आई है कमीशन की, उसमें ये कहा गया है कि धरने के पीछे ना तो कोई इदारा था ना ही कोई शख्स था। तो अब इस रिपोर्ट का क्या होगा और जो फैसला चीफ जस्टिस साहब ने दिया था उस फैसले का क्या होगा? देखिए, चीफ जस्टिस साहब के आज के रिमार्क से मुझे ऐसे लगता है बसादब कि शायद चीफ जस्टिस साहब किसी नतीजे पर पहुंच चुके, या शायद उन्हें बतौर जज, अब जाहिर है बतौर जज उनका इजहार नहीं कर सकते, लेकिन हो सकता है कि उनके पास कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन हो, ऐसी मालूमात हो जिस पर उन्हें, जिनकी असाबत पर भी उन्हें यकीन। अच्छा, और वो समझ रहे हों कि वो जो हकायक जो उनके इल्म में है वो किसी न किसी जरिए से खुद कमीशन तक पहुंच जाते। क्योंकि जब आप एक फर्ज किया कि एक हकीकत आपके इल्म में है और आप मुझे किसी काम पे लगाती हैं, तो मैं उसकी जब हकायक इकट्ठे करने लगता हूं तो अल्टीमेटली मैं उस हकीकत तक पहुंच सकता हूं जो पहले से आपके। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये दो चीजें, मैं महज इम्कान की बात कर रहा हूं। अच्छा, ठीक है ना? ठीक है। तो उससे मुझे लगता है आज के चीफ जस्टिस के रिमार्क से कि शायद चीफ जस्टिस उस तरफ लीड करना, यानी चीफ जस्टिस की तवक्को थी कि इस रिपोर्ट में बहुत सारे अंगारे होंगे, जब बिखरेंगे तो बहुत सारी जगह पे आग लगे। लेकिन ये रिपोर्ट जो है, जैसे अभी हमारे दोस्त अदील भी बता रहे थे कि उनके कुछ लोगों ने कहा कि इनको बदल दो, लेकिन कमीशन के सरबराह ने कहा जनाब ये रिपोर्ट हतमी और फाइनल है। ठीक, देखिए, जो इंटेलिजेंस एजेंसी, हम एक मफरूजा कायम करें। मफरूजा ये है कि हम जनरल फैज हमीद को इस धरने का आर्किटेक्ट समझ लेते हैं। हम मफरूजा कायम करते हैं। अच्छा, जब हम ये मफरूजा कायम करेंगे तो कैसे इसको साबित कैसे करेंगे? ठीक है ना? वो तो इंटेलिजेंस एजेंसी है। ठीक है, और इंटेलिजेंस एजेंसी लिख पढ़ के काम नहीं करती, वो अपनी साख पे काम करती। ठीक है ना? तो इंटेलिजेंस एजेंसी का काम आप कैसे साबित करेंगे? ठीक है, सबसे बड़ी बात तो ये। और फिर पाकिस्तान में कि पाकिस्तान में आप आईएसआई को कहीं मतलब इस तरह की किसी
फॉर्मल कमीशन में साबित कर दें तो फिर इसका मतलब है फिर ये आई सही नहीं। हाँ। ठीक है ना। देखिए ये बातें हमें समझनी है। हर चीज जो है वो अदालत के अंदर पेश किए जाने वाले कागजों पर नहीं लिखी जा सकती। ठीक है ना। तो इस वजह से इस पे ना किसी को गुस्सा करना चाहिए, ना किसी को कुछ और एक्सपेक्ट करना चाहिए कि इसके अंदर से बहुत कुछ निकल आएगा। अब प्रॉब्लम यह है कि अगर इसमें कसूरवार का तयन नहीं है तो फिर पंजाब हुकूमत को क्या परेशानी। ठीक है ना। पंजाब हुकूमत, और उस वक्त की पंजाब हुकूमत कौन थी? शहबाज शरीफ साहब। बिल्कुल। तो फिर शहबाज शरीफ साहब पे जब कसूर जाता है, चीफ जस्टिस साहब ने तो ये कहा है ना कि इंक्वायरी कमीशन को तो लगता है कोई बुक्स था पंजाब हुकूमत से कि सारा मलबा उन्होंने पंजाब हुकूमत पर ही डाल दिया। देखिए पंजाब हुकूमत उस वक्त भी जब ये मामला हो रहा था तो उस वक्त भी कुछ वाकयात पेश आए थे। ठीक है ना। उनमें से एक वाकया ये भी था कि जनाब नवाज शरीफ वापस तशरीफ ला रहे थे मोहतरमा मरियम नवाज के साथ, और इस्तकबाल पे जाना था शहबाज शरीफ साहब ने। हाँ। और वो मॉल रोड से जुलूस आगे नहीं बढ़ सका था। हाँ। ठीक है ना। अच्छा, खुद शहबाज शरीफ साहब से मंसूब कुछ बड़े जिम्मेदार लोगों ने ये बताया कि उनके साथ इलेक्शन से पहले यानी 2018 के इलेक्शन से पहले उनके साथ कुछ अरेंजमेंट भी हुआ था कि आप वजीर आजम होंगे और काबीना कौन होगा। ठीक है ना। तो बहुत सारे वाकयात हैं जो फिर एक से दूसरा और दूसरे से तीसरा जुड़ा हुआ है, जिसमें जाके धरना आपको एक बड़ी पिक्चर का छोटा सा हिस्सा नजर आएगा। यानी कुरेदेंगे तो बात कहीं की कहीं जाएगी। नाज़रीन, मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की सदारत में गंदम की दरामद और उसकी वाफर मौजूदगी के मामले पर आज मॉडल टाउन लाहौर में मुशावरती इजलास हुआ, जिसमें वज़ीर आला मरियम नवाज ने गंदम पॉलिसी से मुतालिक शुरका को आगाह किया। दूसरी तरफ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वफाकी वजीर बराए कौमी तहफ़्फ़ुज़, खुराक व तहकीक राना तनवीर हुसैन का यह कहना है कि निगरान दौर में दरामद की गई गंदम की इंक्वायरी नहीं की जा रही। वजीर आज़म के हुक्म पर सिर्फ फरवरी के बाद दरामद की गई गंदम की तहकीकात की जा रही हैं, जबकि वजीर दाखिला मोहसिन नकवी जो उस वक्त निगरान वजीर आला पंजाब थे, गंदम दरामद करने का जिम्मेदार उस वक्त की वफाकी हुकूमत को ठहरा रहे हैं। पंजाब गवर्नमेंट किसानों से गंदम खरीदती है, ना कि बाहर के मुल्कों से। पंजाब गवर्नमेंट का तो किसी सूरत भी कोई ताल्लुक ना बनता है, ना है, ना था। लोगों की ख्वाहिश ज़रूर है कि मेरे ऊपर कोई ना कोई इंक्वायरी हो जाए, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कोई 1% भी ऐसा काम नहीं किया है जिस पे ना कोई गलत किया है। कहीं पे भी कोई चीज़ अगर नीचे से कोई गलत आ भी रही होती थी तो मेरे जो सेक्रेटरी होता था, चाहे वो सेक्रेटरी टू CM, वो मुझे सख्ती से उन्होंने कहा जो मर्जी हो जाए, आपने ये नहीं करना। उधर किसान इत्तेहाद ने गंदम की सरकारी खरीदारी शुरू ना होने के बायस 10 मई को मुल्क गिर एहतजाज की कॉल देती है। हबीब साहब, अगर हम ये मान लें कि राना तनवीर हुसैन साहब जो कह रहे हैं वो बात ही दुरुस्त है, क्योंकि अभी ये मीडिया रिपोर्ट्स हैं, अभी कोई कंफर्म इत्तलात इस हवाले से नहीं आई हैं, तो इतने दिनों से ये जो बयानात चल रहे थे, जो इंक्वायरी की बातें चल रही थी, उस एक्सरसाइज का मकसद क्या था? देखिए, मैंने तो पहले ही अर्ज किया था कि इस एक्सरसाइज का सिवाय इसके कोई मकसद नहीं है कि 4 दिन मड स्लिंगिंग की जाए और ये जो सूरत हाल हुकूमत की नाअहली से पैदा हुई है इस पर पर्दा डाला जा सके। अच्छा, देखिए, ये हमें समझ लेना चाहिए कि इस वक्त क्राइसिस क्या है। क्राइसिस सरप्लस का है, यानी इजाफी गंदम है हमारे पास। जी। ऐसा नहीं है कि गंदम की शॉर्टेज। हाँ, शॉर्टेज नहीं। जब गंदम हमारे पास इजाफी मौजूद है तो इसका एक ही जिम्मेदार है। हाँ। अगर हम इसको इकट्ठा नहीं कर पा रहे तो इसका एक ही जिम्मेदार है, और वो जिम्मेदार है हुकूमत। हाँ। और इन दिस पर्टिकुलर केस पंजाब हुकूमत, और पंजाब हुकूमत में भी ज़ाहिर है वजीर आला। हाँ। अब चूंकि वजीर आला पूरी तरह अपनी काबिलियत का मुजाहिरा नहीं कर पाई इस पूरे मामले में, इस वजह से अब उनकी कारकर्दगी को उनकी जो वो जो काम नहीं कर पाई, या उनकी सुस्ती को, या उनकी गलत हिकमत अमली को छुपाने के लिए एक्चुअली ये इशू घड़ा गया था कि ताकि मरियम नवाज साहिबा के ऊपर कोई आंच ना आने पाए। और जाहिर है हर बाप की ख्वाहिश होती है कि मेरी बेटी पे कोई आंच ना आए। तो उनकी बेटी, अपनी बेटी को बचाने के लिए बेसिकली ये सारा खड़ा था। हाँ। और इसके साथ साथ फिर ये भी तासुर था कि जनाब हम बड़े मैको हैं, हम देखें हमने जनाब अपने डंड वगैरह पेल लिए हैं, तो अब हम मैदान में आ जाएंगे। असल बात यह है कि ये जो गुब्बारा है इसमें किसी ने सुई चुभो दी।
अच्छा। और वो भड़म करके फट गया। वो बाजुकात आप गुब्बारे को फुला रहे हो ना, तो वो जब फटता है ना तो एक अपना तरा तो निकलता ही है, लेकिन साथ वो गुब्बारा पूरे मुंह पे चिपक जाता है, तो एक्चुअली ये गुब्बारा चिपक गया है। अच्छा, तो इस वजह से अब इस तरह की बातें काकर साहब जो कह रहे थे कि ये स्कैंडल चाय की प्याली में तूफान से ज्यादा कुछ नहीं, वो सही कह रहे थे। जी बिल्कुल ठीक कह रहे थे। अच्छा, और अब दूसरी बात ये है कि जो गंदुम है, सिर्फ ऐसे करें कि जैसे काकर साहब ने हमेशा, सिर्फ काकर साहब ने पाकिस्तान में पहली दफा इंपोर्ट करने की रस्म डाली है, ठीक है। काकर साहब तो बेचारे और वजह से पकड़े गए हैं। वो आपने बता दी थी, वो सियासी वजह, वो सियासी वजह थी। देखिए गंदुम अगर हमने देखे ना, मैंने आज सिर्फ नंबर्स मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 2020 और जब ये इमरान खान साहब की गवर्नमेंट थी, उस वक्त 36 लाख मैट्रिक टन गंदुम बरामद की गई। अच्छा, ठीक है। 21 और 22 में ये भी उन्हीं की हुकूमत थी, 22 लाख टन गंदुम बरामद की गई। 22 और 23 में जो कि शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट थी, उसमें 20 लाख टन गंदुम दरामद की गई। तो गोया हम गंदुम तो मुसलसल दरामद कर रहे हैं। हाँ, ऐसा नहीं कि पहली बार हुआ है। अच्छा, और अगर किसी ने, आप देखें कि 21 में भी की, 21-22 में भी की, 22-23 में भी की, तो अब 23-24 में आपके पास इतने आपके पास आप नेचुरली, क्योंकि हमारे यहाँ सिर्फ एक ही चीज वाफर है, वो है नालायकी। चूंकि नालायक लोगों का एक ग्रोह है जो इस्लामाबाद की सूरत में और वुज़रा की सूरत में इकट्ठा होता रहता है वक्तन फवक्तन, उसने ये जायजा ही नहीं लिया कि गंदुम की सूरत हाल क्या हो सकती है, मार्केट क्या है, आगे फ्यूचर क्या है, हमारी मौसम क्या है, क्योंकि लॉन्ग टर्म सोच रहे हैं यहाँ पे कौन है, ठीक है ना। नालायक लोग तो चूंकि प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, सोच सकते, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, जाने से पहले मैं आपसे ये पूछना, मोहसिन नकवी साहब के खिलाफ इंक्वायरी की ख्वाहिश किसे है? वो जो कह रहे थे कि मेरे खिलाफ अगर किसी को इंक्वायरी की ख्वाहिश है तो ये पूरी नहीं होगी। नहीं, इंक्वायरी की ख्वाहिशात तो कईयों की है। अच्छा, बाज मामला तो मैं भी समझता हूँ कि उनके खिलाफ इंक्वायरी होनी चाहिए। अच्छा, लेकिन मसला ये है कि उनके खिलाफ इंक्वायरी हो ही नहीं सकती। अच्छा जी, नहीं हो सकते जी, वो मतलब उनके खिलाफ इंक्वायरी करना आज की तारीख में मुमकिन नहीं। अच्छा, वो चाहे गंदुम इंपोर्ट करने में उनका किरदार है नहीं है, होता साबित हो जाता, फिर भी क्या किया जा सकता था। देखिए मोहसिन नकवी साहब फिलहाल अनटचेबल है। अच्छा, ठीक है। प्रोग्राम का वक्त खत्म। नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल, अल्लाह ने के बाद।